हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलेयता। सबसे पहले समझेंगे विलेयता क्या होती है, फिर इसी के बेसिस पर हम हेनरी नियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेनरी नियम के एप्लीकेशन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ये ये वीडियो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट एवं सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए विलेयता। विलेयता होती क्या है? तो विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर किसी सॉल्वेंट के निश्चित आयतन, मतलब आयतन निश्चित ले लिया हमने सॉल्वेंट का, उसमें सोल्यूट पदार्थ की अधिकतम घुलने वाली मात्रा को ही उसके क्या बोलते हैं, हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर? मतलब कोई सॉल्वेंट है, उसका तापमान निश्चित है और उसका हमने ले लिया 1 लीटर, या फिर हमने उसका ले लिया 2 लीटर या 5 लीटर, मतलब आयतन हमने फिक्स कर दिया। उस आयतन में हम सॉलिड पदार्थ की अधिकतम मात्रा को घोलते हैं। जितनी मात्रा घुल सकती है वो ही उस पदार्थ की सोल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर? अब ये दो प्रकार से है कि पहला है, हमने इस विलेयता को पहला देखेंगे सॉलिड की लिक्विड में विलेयता। सॉलिड की लिक्विड में विलेयता। क्लियर? सॉलिड की लिक्विड में विलेयता, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विलीनीकरण, सोल्यूबिलाइजेशन, विलीनीकरण। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड पदार्थ सॉलिड है तो सॉल्वेंट लिक्विड है। क्लियर? अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? पहला कारक है हमारे पास प्रभावित करने वाला, वो है कि विलेय विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। देखिए, आपने पढ़ा होगा समान समान को डिजोल्व करता है, समान समान में घुलता है। तो यदि दोनों की प्रकृति समान है तब तो क्या होगा, समान है, तब तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। और यदि दोनों की प्रकृति असमान है तब ये डिजोल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। NaCl को मैंने किस में डिजोल्व किया? वाटर में। तो ये क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, अधिकतम मात्रा घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि NaCl भी है, आयनिक प्रकृति का होता है, इसलिए ये भी ध्रुवीय है, पोलर। और वाटर भी क्या है? ध्रुवीय। क्लियर? इसी प्रकार मैंने लिया I2 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर सल्फर 8, ये सबके सब क्या है? अध्रुवीय। और इनको मैंने डिजोल्व किया किसमें? कार्ब देखो कैसे ले लेता हूँ, I2 और सल्फरेट, ये दोनों दोनों क्या? अध्रुवीय। और इसको मैंने डिजोल्व किया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये इजीली डिजोल्व हो जाएगा, इजीली घुल जाएगा, क्योंकि ये भी होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय। क्या होता है? नॉन पोलर। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया पहला कारण, विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड है हमारे पास, वो है बी नंबर, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है? टेम्परेचर की जहां बात आती है वहां पर आपके दिमाग में दो क्वेश्चन उठता होगा। क्या जो प्रोसेस हो रहा है डिजोल्व करने के दौरान, जो प्रक्रम हो रहा है, वो ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है? इट मीन्स एक्जोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। क्लियर? यदि एक्जोथर्मिक है तब तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब जो सोल्युबिलिटी है, विलेयता है, सोल्यूबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान ही
घोलने डिज़ोल्व करने के दौरान ही ऑलरेडी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो बाहर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर इंक्रीजेज इस कंडीशन में तब सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। क्लियर? जैसे कि वाटर में आपने डाला NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। क्लियर? दूसरा समझो, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे-जैसे आप तापमान का मान बढ़ाओगे, वैसे-वैसे सोल्युबिलिटी का मान भी बढ़ेगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। क्लियर? ये होता है डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव और ये होता है डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर? जैसे NaCl को आपने किस में डिजोल्व किया? वाटर में। ये प्रोसीजर है एंडोथर्मिक। क्लियर? तीसरा जो फैक्टर है वो है, तीसरा फैक्टर मतलब सी नंबर, वो है दाब, प्रेशर। अब देखिए, विलेय पदार्थ और विलायक दोनों की बात हो रही है। विलायक और विलेय। विलेय पदार्थ है हमारे पास सॉलिड, ठोस, और विलायक है हमारे पास लिक्विड। इसलिए इनकी संपीड़ितता वैसे ही नहीं है, ऑलरेडी इनके पार्टिकल्स पास पास है, इसलिए इन पर दाब का नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। और ये है नेक्स्ट, पहला तो हमने पढ़ा सॉलिड की लिक्विड में विलेयता। हम सेकंड देख रहे हैं गैस की लिक्विड में विलेयता। लिक्विड में विलेयता। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं इस प्रोसीजर को हम? इस प्रोसीजर को हम कहते हैं अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। क्लियर? देखिए, अब पहले तो इसके प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, पहला है तापमान। तापमान देखिए, इसमें क्या होता है कि लिक्विड में विलेयता, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे, जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की लिक्विड में विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी, विलेयता भी बढ़ेगी। लेकिन ये दो गैसों पर लागू नहीं होता है, वो दोनों गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गैसों के लिए जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे उनकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन H2 और हीलियम के केस में उल्टा होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी, विलेयता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है एक्जोथर्मिक। क्लियर? ये स्पेशली चलती है। दूसरा है हमारे पास दाब। इस बार दाब का रोल जरूर होगा। ये दाब, दाब जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार एक क्या है? गैस। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे विलेयता भी बढ़ेगी। क्लियर? इसी के आधार पर मतलब गैस की लिक्विड में विलेयता को जानने के लिए ही हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। इस हेनरी के नियम को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे।
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, होता क्या है हेनरी का नियम। क्लियर? तो क्या है, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर द्रव विलायक, विलायक लिक्विड है हमारे पास, विलेयता पर दाब के प्रभाव को देखने के लिए हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप में हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, वो एक निश्चित ताप पर द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घोले जाने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब कोई द्रव विलायक है और हम इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, जो सॉलिड पदार्थ हमारे पास है वो गैस है, गैस की फॉर्म में। तो जब द्रव लिक्विड सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में हम गैस को डिजोल्व करते हैं, तो जो गैस की डिजोल्व होने की मात्रा है, गैस की मात्रा, वो उस गैस के जो दाब लग रहा है उस लिक्विड उसके समानुपाती होती है। मतलब एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। क्लियर? जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आया के एच डॉट पी। क्लियर? यहाँ पर के एच क्या है, के एच है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। क्लियर? क्या नाम है इसका, हेनरी स्थिरांक। अब हेनरी नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि जो हम गैस को डिजोल्व कर रहे हैं उसकी मात्रा को नहीं लेकर हम उसको मोल अंश के रूप में ले रहे हैं, किसके रूप में, गैस की मात्रा को मोल अंश के रूप में डिजोल्व करते हैं, मोल अंश के रूप में, मोल फ्रैक्शन के रूप में, तब हम, तब क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका प्रेशर। अब यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, इस बार आया के डैश डॉट पी, लेकिन इसको हम हेनरी स्थिरांक नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए क्या है कि के डैश या पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन के डैश, और 1 अपॉन के डैश को बोलते हैं हम के एच। इस कंडीशन में तो P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स। क्लियर? ये हो गया मोल फ्रैक्शन के रूप में। ये आपको याद रखना है, जब मात्रा के रूप में हो तब तो जो कांस्टेंट आता है हेनरी स्थिरांक होता है, लेकिन जब आपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर को लिखा तब आपको जो कांस्टेंट आएगा उसको हेनरी स्थिरांक नहीं मानना है, उसका प्रोपोर्शन इनवर्स, मतलब उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k यही हेनरी स्थिरांक होगा। क्लियर? देखिए इसमें के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो हेनरी स्थिरांक है ये स्थिरांक है, लेकिन इसका स्थिरांक होते हुए भी एक गैस के लिए अलग मान होगा, दूसरी गैस के लिए अलग होगा। के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, माना कि समान ताप पर भिन्न भिन्न गैस के लिए केज का मान भिन्न भिन्न होता। मतलब क्या है कि एक समान ताप है, एक समान ताप पर भिन्न 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 गैस के लिए हेनरी स्थिरांक के एच का मान भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्लियर? तीसरा है पॉइंट इसमें, इसलिए तो जलीय जीव है वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आसानी से रह सकते। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर के एच का मान क्या होगा, बढ़ेगा, हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में O2 एंड CO2 का जो डिजोल्वनेस है, O2 या N2 गैस, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो ठंडा जल है
उसके लिए तापमान कम होता है, इसलिए केएच का मान कम होता है, इसलिए डिजोल्व होने वाली गैस की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आसानी से रह सकते हैं। इसकी जो लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशंस, वो है पहला, दाब का मान उच्च नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दूसरा है लिमिटेशन, तापमान का मान इतना ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, यानी ताप का मान कम, एक मॉडरेट स्थिति में ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है। ये कंडीशन ही है, हेनरी नियम तभी लागू होगा जब एक, पहला तो ये कि दाब का मान ज़्यादा ही उच्च नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए गैसीय फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा तापमान, ताप का मान ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि तापमान इतना कम हो जाए कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि जो जिस सॉल्वेंट में आप गैस को डिजोल्व कर रहे हो, वो गैस उस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, वरना कोई तीसरा ही प्रोडक्ट बन जाएगा और उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्लियर? अब है एक क्वेश्चन, उससे ही क्लियर हो जाएगा। H2S गैस की जल में विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक के एच का मान होगा। ये क्वेश्चन है, H2S गैस की जल में विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक का मान होगा। हम जानते हैं कि KH इज इक्वल टू P अपॉन X। क्लियर? अब हमें पता है कि जो X है मोल फ्रैक्शन किसका, H2S का, मतलब यानी मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O। अब यहाँ पर है हमारे पास, इसके मोल है 195 अपॉन 195 प्लस जल की मोलरिटी कितनी होती है आदर्श, 55.5। यहाँ से इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है 0.00349। इट मीन्स जो हमें प्राप्त होगा वो है 3.49 इंटू 10⁻³ ये मिल गया हमें x। p हमें दे रखा है यहाँ पर इतना, p दे रखा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए KH का मान हो जाएगा 1/3.49 इंटू 10⁻³ इसे सोल्व करेंगे तो हमारे मिलेगा 286.5 हेनरी स्थिरांक का मान। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सबसे पहले आपने इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लिए H2S के, उस मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर पुट कर दिया। ये बात हो ही रही है कि H2 गैस कब हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुले में हो रही है, तो ऊपर इसका लग रहा है एक वायुमंडलीय दाब, उस पर हो रही है, तो इसका मान पुट किया और इसका मान पुट किया, हमें प्राप्त हो गया KH की वैल्यू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी नियम। हेनरीज लॉ। क्लियर?
इसकी क्या एप्लीकेशन है? पहली एप्लीकेशन तो ये है कि जो सोडा वाटर की बोतल होती है, इसकी सोडा वाटर बोतल होती है, उस सोडा वाटर बोतल में CO2 को डिज़ोल्व करने पर CO2 की घुलनशीलता है, CO2 की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें ने उसे किस बात उच्च दाब पर उसके ढक्कन को बंद करते हैं। तभी तो हम सोडा वाटर की जैसे ही हम ढक्कन को ओपन करते हैं, उसमें से वो बाहर निकल जाते हैं, बुलबुले निकलते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है, क्योंकि वो उच्च दाब पर उसमें घुली हुई है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि पहला यूज तो है कि सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए अधिक दाब के साथ बंद किया जाता है। क्लियर? दूसरा एप्लीकेशन है वो है गोताखोर। जब गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं अंदर, तो उनके बॉडी के ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस वो साथ लेकर जाते हैं, उसकी डिजोल्वेंस बढ़ जाती है। जैसे ही ऊपर सतह पे आते हैं वापस, तो क्या होता है कि प्रेशर कम होते ही उसकी जो विलेयता है कम होगी। तो इस कारण से जो ऑक्सीजन अचानक से कम विलेय होती है, तो जो ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन, वो बाहर निकलने लगती है। उसके बाहर निकलने के कारण उसमें ब्लड में क्या बन जाते हैं? बबल्स बनने लग जाते हैं। इन बबल्स के कारण उसमें बैंड्स बन जाते हैं और उस गोताखोर की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जब उसमें वहां पर यूज किया जाता है, हेनरी नियम का यूज करते हुए हीलियम गैस क्या करती है कि हीलियम गैस की मेन प्रॉपर्टी ये है कि वो उसमें ब्लड में नाइट्रोजन को कम घुलने देती है। क्लियर? तो गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं, तो क्या होता है? दाब इंक्रीज होता, दाब बढ़ जाता है। इस कारण से O2 व N2 की जो सोल्युबिलिटी है, वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? इसमें हो जाती है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं, तो क्या होता है? वापस दाब कम होने लग जाता है। दाब कम होने के कारण N2 गैस कोई काम तो कुछ आ नहीं रहती, ऑक्सीजन तो यूज कर लिए, N2 गैस के बबल्स बनने लग जाते। क्या बन जाते हैं? बबल्स बनेंगे। किसमें बनेंगे? ये भी बनेंगे हमारे पास ब्लड में। क्लियर? इन बबल्स के बनने के कारण रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। इसके कारण मृत्यु तक हो सकती है। इसका क्या उपाय है? इसका उपचार ये है कि हेनरी नियम का यूज करते हुए जो ऑक्सीजन है, N2 गैस है, और इसके साथ एक और गैस लेते हैं, वो है हीलियम। इसमें ऑक्सीजन तो लेते हैं 32.1%, नाइट्रोजन लेते हैं 56.4%, और इसके साथ जो हीलियम मिक्स करते हैं वो 11.3%। आपके यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता क्या? जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है। क्लियर? अब हीलियम क्यों मिलाते? हीलियम मिलाने का यही कारण है कि हीलियम के कारण ये रक्त में, पहली बात तो हीलियम रक्त में क्या होती है? इनसोल्यूबल। तो जो ज्यादा ऑक्सीजन घुलने वाली थी, वो इसकी कंपटीशन में घुल नहीं सकती है। रक्त में क्या होती है? इनसोल्यूबल होती है। क्लियर? इसलिए मिलाते। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है? जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वहां दाब दाब के मान क्या रहता है? कम रहता है। दाब मान कम रहता है। दबाव कम रहने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण उनके जो ऑक्सीजन की डिजोल्व है, रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है वो क्या होती है? कम पहुंचती है, क्योंकि डिजोल्व नहीं हो पाती।
इस कारण से रक्त ऑक्सीजन माइंड तक पूरी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती है। जब माइंड को, मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी, तो उनको मानसिक बीमारियां हो जाती है, उनकी याददाश्त कम होती है। इस कंडीशन को कहते हैं एनोक्सिया। मतलब क्या है कि पहाड़ों पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है। हम जानते हैं कम होने के कारण ब्लड में O2 की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्लियर? क्या कहते हैं, एनोक्सिया। इसी के साथ हेनरी नियम का ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कंपटीशन एग्जाम जो केमिस्ट्री से संबंधित है, आराम से आप क्रैक कर पाओगे, वो भी फ्री में। धन्यवाद।